तो है गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 7 इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन का हम करने वाले हैं रिवीजन। तो अपन इसको एक फ्लो में नहीं पढ़ेंगे, अपन इसको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स से पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि जैसे पहले है ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो अपन ओरिजिन ऑफ लाइफ ना पढ़ते हुए अपन पहले पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। पहले अपन क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो अपन शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के साथ। तो यहाँ पर जो हमें मेन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है वो है आपका एक डार्विन हो गया और दूसरा हो गया आपका ह्यूगो डेवेराइज। तो एक्चुअली इन्होंने दोनों ने म्यूटेशन के बारे में आइडियाज़ दिए थे। तो यहाँ पर उन दोनों के म्यूटेशन के आइडियाज़ को डिफरेंशिएट करना है हमें। और यहाँ से एक जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है आपका साल्टेशन, तो उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो, म्यूटेशन की बात की ह्यूगो डेवेराइज ने, ठीक है। ह्यूगो डेवेराइज ने बात की म्यूटेशन की। उसने कहा म्यूटेशन जो होते हैं वो रैंडम हो सकते हैं या फिर डायरेक्शन लेस हो सकते हैं। म्यूटेशन या तो रैंडम होंगे या तो डायरेक्शन लेस होंगे, ठीक है। ये बात की म्यूटेशन की ह्यूगो डेवेराइज ने। वहीं पर अगर डार्विन के बारे में अगर अपन देखेंगे तो डार्विन ने कहा म्यूटेशन जो है वो स्मॉल होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। सॉरी, डार्विन के म्यूटेशन के बारे में क्या कहा डार्विन ने, जो म्यूटेशन होंगे वो कैसे होंगे, स्मॉल होंगे और डायरेक्शन लेस होंगे। बिल्कुल क्लियर है। देखो, ह्यूगो डेवेराइज ने क्या कहा म्यूटेशन के बारे में, वो रैंडम होंगे और डायरेक्शनल लेस होंगे। ये बात बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। ह्यूगो डेवेराइज के म्यूटेशन जो थे वो कैसे थे, रैंडम और डायरेक्शन लेस। और डार्विन के जो म्यूटेशन थे वो थे स्मॉल एंड डायरेक्शनल। ये बात क्लियर है। ह्यूगो डेवेराइज म्यूटेशंस आर डायरेक्शन लेस एंड रैंडम, और डार्विन के जो म्यूटेशन है वो डायरेक्शनल है और स्मॉल है। बिल्कुल बिल्कुल ये क्लियर है बात। तो जैसे अब ह्यूगो डेवेराइज ने कहा जो म्यूटेशन होते हैं वो स्पेशिएशन कॉज करते हैं। अब स्पेशिएशन होने की वजह से म्यूटेशन कॉज क्या करेंगे, स्पेशिएशन। इतने बात कह दी ह्यूगो डेवेराइज ने। अब स्पेशिएशन की वजह से क्या होता है, स्पेशिएशन की वजह से लीड हो जाता है साल्टेशन आपका। स्पेशिएशन की वजह से क्या हो जाता है, साल्टेशन ऑक्योर हो जाता है। और साल्टेशन का मतलब पूछा जाता है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। ह्यूगो डेवेराइज आइडिया अबाउट म्यूटेशन स्टेटेड अबाउट स्पेशिएशन एंड स्पेशिएशन कॉजेस साल्टेशन। साल्टेशन क्या है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। इतनी बात क्लियर है। हमने म्यूटेशन के बारे में देख लिया, दोनों का डिफरेंस देख लिया। म्यूटेशन में जो डार्विन का था और जो ह्यूगो डेवेराइज का था, इतनी दो बातें क्लियर है। एक बार फिर से, डार्विन के म्यूटेशन कैसे थे, डार्विन के म्यूटेशन थे स्मॉल एंड डायरेक्शनल, और आपके ह्यूगो डेवेराइज के जो म्यूटेशन थे वो रैंडम और डायरेक्शनलेस थे। ह्यूगो डेवेराइज ने क्या कहा, ह्यूगो डेवेराइज ने कहा कि म्यूटेशन जो है वो स्पेशिएशन कॉज करते हैं और स्पेशिएशन लीड करता है किसको, साल्टेशन को। साल्टेशन क्या है, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। अब जो आपका ह्यूगो डेवेराइज है उसने काम किया इवनिंग प्राइमरोज पे। किस पे काम किया, इवनिंग प्राइमरोज पे काम किया आपके ह्यूगो डेवेराइज ने, ठीक है। आपके ह्यूगो डेवेराइज ने काम किया इवनिंग प्राइमरोज पे। इतनी सी बात क्लियर है। तो यहाँ पर ये टॉपिक होता है फिनिश। अब बात करते हैं अपन हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। तो एक्चुअली ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हम अच्छे से समझेंगे। इसमें फ्रीक्वेंसी के बारे में बात की है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं जो अलील, उनके बारे में बात की है। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना के रखा है जिससे कि काफ़ी सिंपली ये सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए, और जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है उनके बारे में मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके रखा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपन हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल को। हार्डी-वेइनबर्ग ने क्या कहा, जीन की फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रहेगी मेनी जनरेशन से, ठीक है। जीन की फ्रीक्वेंसी जो है क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट मेनी जनरेशन, ठीक है। इतनी सी बात हार्डी-वेइनबर्ग ने कही। यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हार्डी-वेइनबर्ग ने क्या कहा, जीन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। अब सब फ्रीक्वेंसी का समीशन जो आएगा, देखो ये समीशन जो आएगा सारे फ्रीक्वेंसीज का, वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, ठीक है। इतनी सी दो बातें हैं। अब यहाँ पे आपको एक और चीज के बारे में पढ़ना होता है, वो होता है आपका जीन पूल। किसके बारे में, आपके जीन पूल के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो जीन पूल जो होता है वो टोटल जीन और अलील, टोटल जीन और अलील को मिला के क्या बनता है, एक जीन पूल बनता है। बिल्कुल इतनी सी बात क्लियर है। टोटल जीन और अलील को मिला के क्या बनता है, जीन पूल बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ लिया अपन ने हार्डी-वेइनबर्ग प्रिंसिपल को, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसके फ्रीक्वेंसीज जो रिप्रेजेंट करते हैं अलील को, उनके बारे में, ठीक है। तो चलो चलते हैं।
तो आपको ये लाइन से रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक चार्ट सा बना रखा है जिससे कि आपको सारी की सारी फ्रिक्वेंसीज जिनको रिप्रेजेंट करना है वो समझ में आ जाएंगी। अगर लाइन से पढ़ोगे तो शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो पाए, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है सिंपल वे में एकदम एक्सप्लेन करके रखा है इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर आप देखोगे जब हम P को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब हम Q को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कैपिटल स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। एक बार फिर से बताता हूँ, देखो जब आप अलील P को रिप्रेजेंट करोगे तब आप उसको A से रिप्रेजेंट करोगे, और जब आप अलील Q को रिप्रेजेंट करोगे तब आप उसको स्मॉल a से रिप्रेजेंट करोगे। अगर यहाँ पे A और A ऐसे दो अलील दिए हुए हैं और स्मॉल a और स्मॉल a दो अलील दिए हुए हैं, तो आप कैपिटल A और कैपिटल A Q इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे? कैपिटल A और कैपिटल A P स्क्वायर और स्मॉल a और स्मॉल a Q स्क्वायर। और अगर आप हाइब्रिड के बारे में पूछा जाए तो A और A को मिला के बनता है 2PQ, ठीक है। एक बार फिर से, कैपिटल A किसके लिए? P के लिए, और स्मॉल a किसके लिए? Q के लिए। A P स्क्वायर, स्मॉल a Q स्क्वायर, हाइब्रिड A और स्मॉल a, तो ये हो जाएगा 2PQ। तो इतनी सी बात है कि फ्रिक्वेंसीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर उसके बाद देखोगे तो फैक्टर्स अफेक्टिंग हर्ड मेंबर्स इक्विलिब्रियम हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो है जीन माइग्रेशन। अगर जीन माइग्रेशन कॉन्स्टेंटली हो तो उसे कहा जाता है जीन फ्लो। और उसके बाद है जेनेटिक ड्रिफ्ट, फिर है आपका म्यूटेशन, फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, और फिर नेचुरल सिलेक्शन। तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो कि आपके हर्ड मेंबर्स इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर अगर ऑक्योर किया तो उसमें आ जाएगा, तो पॉपुलेशन में आ जाएगा वेरिएशन, और अगर पॉपुलेशन में वेरिएशन आया तो वेरिएशन कॉज करेगा आपका इवोल्यूशन। बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो अगर जीन माइग्रेशन होता है, जीन माइग्रेशन हो गया तो तो ठीक है, तो आ जाएगा आपका वेरिएशन, तो वेरिएशन की वजह से हो जाएगा इवोल्यूशन, ठीक है। तो अब देखो म्यूटेशन, अब देखते हैं अपन जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या? अगर जीन माइग्रेशन बाय चांस हो, यानी कि अगर पॉपुलेशन में कोई नई जीन ऐड हो जाए, तो कोई नया पर्सन जाके ऐड हो जाए, सपोज फॉर एग्जांपल पकड़ लो, तो उसे कहा जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। बाय चांस अगर कोई भी चीज़ हो तो उसे कहा जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। तो सिंपली आप इसको ऐसे समझो कि बाय चांस अगर वेरिएशन हो रहा है तो उसे कहा जाएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। इतनी सी बात क्लियर है। तो देखते हैं अब आगे, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पे हमें देखनी है, वो है फाउंडर्स इफेक्ट। तो क्या है? फाउंडर्स इफेक्ट है अगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब आपका अलील हो तो उसमें कम्प्लीटली एक नया चेंज ऑक्योर हो जो कि इससे पहले कभी दिखाई ना हो, तो उसे कहते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। यानी कोई भी नई चीज़ अगर नई अलील की फ्रीक्वेंसी फाउंड हुई है तो उसे कहा जाएगा फाउंडर्स इफेक्ट। इतनी सी बात क्लियर है। अब जो आपका नेचुरल सिलेक्शन है वो 3 कंडीशंस को लीड कर सकता है। पहली हो जाएगी आपकी स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन मतलब क्या? मोर इंडिविजुअल्स अक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। तो आप ये जैसे कि तैसा लर्न कर लो। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड्स टू स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या हो जाएगा? ज़्यादा इंडिविजुअल्स मीन कैरेक्टर वैल्यू एक्वायर करेंगे। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब क्या? अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू। मोर इंडिविजुअल्स अक्वायर अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू। फिर नेक्स्ट क्या है? डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब क्या? मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर्स पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू। तो यहाँ पर ये डायरेक्शनल स्टेबलाइजेशन के आप भी हैं वो मैंने समझा दिया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे आपका हर्ड मेंबर्स प्रिंसिपल का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। तो अब पढ़ते हैं अपन व्हाट आर द एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन को। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पढ़ना है फॉसिल्स के बारे में। तो फॉसिल्स जो होते हैं वो होते हैं आपके रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। फॉसिल्स क्या होता है? रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म फाउंड इन रॉक, ठीक है। तो फॉसिल की ये एक डेफिनेशन है जो कि आपको याद में रखनी है। तो एक बार फिर से अपन डेफिनेशन को दोहराते हैं। रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ को क्या कहा जाता है? फॉसिल्स कहा जाता है। और फॉसिल्स की स्टडी को कहा जाता है पैलेंटोलॉजी। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, फॉसिल्स क्या हो गए? रिमेन ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म। उसके स्टडीज़ को क्या कहा जाएगा? पैलेंटोलॉजी, ठीक है। अब ये पाए जाते हैं रॉक में। अब ये रॉक कौन सा होता है? तो रॉक होता है आपका सेडिमेंट्री रॉक। कौन सा रॉक हो जाएगा? वो आपका सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा। तो इतनी सी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। उसके बाद अपन चलते हैं एक इसी में सब टॉपिक दिया हुआ है एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। तो यहाँ पे दो चीज़ें सपोर्ट करती हैं इवोल्यूशन को, एक एम्ब्रायोलॉजिकल और एक नेचुरल सिलेक्शन। सबसे पहले अपन देखते हैं एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट।
तो अब देखते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। तो एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट जो दिया था वो अर्नस्ट हैक्कल ने दिया था। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट किसने दिया था? अर्नस्ट हैक्कल ने दिया था। उसने क्या कहा, गिल स्लिट्स जो है वो सभी वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो स्टेज में पाई जाती हैं, लेकिन वो फंक्शनल सिर्फ किस में होती हैं? फिशेस में। ठीक है, तो इतनी सी बात कही थी आपके अर्नस्ट हैक्कल ने, तो उसने दिया आपका एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। ठीक है, अर्नस्ट हैक्कल फर्स्ट टाइम गेव द एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। उसने कहा कि गिल स्लिट जो है सभी वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रियो स्टेज में पाई जाती है, लेकिन वो फंक्शनल किस में होती है? सिर्फ आपके फिशेस में वो क्या होती है? फंक्शनल होती है। अब उसके बाद देखो, कार्ल अर्नस्ट ने इसको क्या किया? रिजेक्ट किया। और कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने क्या कहा? उसने कहा कि एम्ब्रियो जो है कभी अडल्ट स्टेज से पास नहीं करता। एक बार फिर से बताता हूँ मैं, कार्ल अर्नस्ट ने क्या किया? अर्नस्ट हैक्कल के थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने कहा कि एम्ब्रियो कभी भी किसी के अडल्ट स्टेज से पास नहीं करता। इतनी सी बात क्लियर है। कार्ल अर्नस्ट सेड दैट एम्ब्रियो नेवर पासेस टू द अडल्ट स्टेज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं। वेल, बैट्स, चीता एंड ह्यूमन शो सिमिलैरिटी इन पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्स। इनके फोर लिम्स में कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि अल्ना हो गया, ह्यूमरस हो गया, रेडियस हो गया, कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स। ठीक है, एंड फैलेंजेस। तो अब देखो, इनको हमें सीधा सीधा लर्न करना है। ठीक है, इनको हमें सीधा सीधा लर्न करना है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछा जाता है कि क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे यही पूछा जाएगा कि विच ऑर्गेनिजम्स शोज सिमिलरिटी इन फोर लिम्स। ठीक है, विच ऑर्गेनिज्म शोज सिमिलरिटी इन फोर लिम्स। ठीक है, तो ये कौन से हो जाएंगे? वेल्स, बैट्स, चीथा, ह्यूमन, काउ। ह्यूमन शोज सिमिलरिटी इन पैटर्न ऑफ बोन्स ऑफ फोर लिम्स। ठीक है, इनके फंक्शन भले ही डिफरेंट हो जाए, लेकिन इनके स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा। अब देखो, ये एग्जांपल क्यों दिए हुए हैं, तो इसको मैं आपको आगे जाके बताऊंगा डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के माध्यम से। ठीक है, इनसे आपको पता चल जाएगा कि इन एग्जांपल्स का काम क्या था, हमें क्यों इनको लर्न करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो हम इनको लर्न करते हैं एक बार फिर से। वेल, देखो पहला कौन सा हो गया? वेल, फिर उसके बाद बैट, फिर उसके बाद चीता, फिर उसके बाद ह्यूमन। इनके सबके फोर लिम्स क्या होंगे? सेम होंगे। देखो एक बार फिर से, वेल, बैट, चीता, ह्यूमन, ये सारे लर्न हो गए। वेल, बैट, चीता, ह्यूमन, वेल, बैट, चीता, ह्यूमन। एक बार ऐसे लर्न करके देखो, आराम से लर्न हो जाएगा। इनके फोर लिम्स में क्या होती है? इनके फोर लिम्स के स्ट्रक्चर सेम होते हैं। ठीक है, और एक हो गया आपका इनके फोर लिम्स में कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे कि हो गया आपका अल्ना, हो गया ह्यूमरस, रेडियस, कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स एंड फैलेंजेस। तो ये भी आपको लर्न करना पड़ेगा। कौन सा? अल्ना, ह्यूमरस, कार्पेल्स एंड मेटाकार्पेल्स एंड रेडियस। ठीक है, फैलेंजेस एक हो गया। ठीक है, तो इनको आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आप इनको देखेंगे डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के माध्यम से एग्जाम्पल किस में फिट करते हैं। ठीक है, या तो ये डाइवर्जेंट में फिट करते हैं या तो ये कन्वर्जेंट में फिट करते हैं। तो ये दो चीज़ें हम सबसे पहले डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में आराम से डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, ताकि हमें आगे जाके कन्फ्यूजन ना हो। इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, इनके थोड़ी सी डेफिनेशन देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में क्या? होमोलॉजी। होमोलॉजी मतलब क्या? सेम स्ट्रक्चर, फंक्शन कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। देखो एक बार फिर से, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ होमोलॉजी। होमोलॉजी मतलब क्या? सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। देखो अब होमोलॉजी जो है वो इंडिकेट करती है कॉमन एंसेस्टरी को। अब ये लाइन मैंने जैसे कि तैसे एनसीईआरटी से लिख दी है। ठीक है, क्योंकि इस पे आपको स्टेटमेंट टाइप का भी क्वेश्चन दिख सकता है, इसलिए मैंने ये लाइन कैसे सीधा का सीधा लिख दी, स्टेटमेंट में एनसीईआरटी के छाप दी यहाँ पे। ठीक है, अब देखो वर्टिब्रेट जो है उनका हार्ट और ब्रेन, ये क्या हो गया? इसके एग्जाम्पल हो गया। बोगनविला में क्या? थॉर्न, और कुकुरबिटा में टेंड्रिल्स। तो ये एग्जाम्पल आपको लर्न करने पड़ेंगे। ये यहाँ पे इसके एग्जाम्पल है, कितने? 1 2 3 एग्जाम्पल है, तो 3 एग्जाम्पल हमें लर्न करने पड़ेंगे। एक बार फिर से हम रीड करते हैं। वर्टिब्रेट का हार्ट और ब्रेन क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए होमोलॉजी के। हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स, हार्ट एंड ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट। उसके बाद
thorn in bougainvillea and tendrils in cucurbita, thorn in bougainvillea and tendrils in cucurbita। इतनी सी बातें क्लियर है। देखो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एक बार फिर से, होमोलॉजी, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ होमोलॉजी। होमोलॉजी इंडिकेट्स कॉमन एंसेस्टरी। होमोलॉजी का मतलब क्या हो गया, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। वर्टिब्रेट्स का हर्ट एंड ब्रेन और बोगेनविला में थॉर्न्स और कुकुरबिटा में टेंड्रिल्स, इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए। अब देखते हैं अपन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या, किसके कंसेप्ट पे बेस होता है ये, तो ये बेस होता है आपके एनालॉजी के कंसेप्ट पर। एनालॉगस स्ट्रक्चर यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर पाए जाएंगे, एनालॉगस स्ट्रक्चर। एनालॉगस स्ट्रक्चर मतलब क्या, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सिमिलर फंक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर बट सिमिलर फंक्शन। तो ये हो गया आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब हो गया सेम स्ट्रक्चर तो नहीं पाया जाएगा, लेकिन क्या पाया जाएगा, सेम फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे कि इसके एग्जांपल हो गए विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स। और स्वीट पोटैटो में मॉडिफिकेशन देखेंगे तो रूट का मॉडिफिकेशन दिया हुआ है, और पोटैटो का अगर पोटैटो में देखेंगे तो स्टेम का मॉडिफिकेशन दिया हुआ है। तो एक बार फिर से इनको रीड कर लेते हैं। देखो आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स और विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, तो ये दो एग्जांपल लर्न हो गए। देखो एक बार फिर से, आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स और विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बटरफ्लाई। ठीक है, और फिर फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। और स्वीट पोटैटो में रूट का मॉडिफिकेशन, वहीं पे पोटैटो में स्टेम का मॉडिफिकेशन। बिल्कुल ये एग्जांपल लर्न हो गए। वर्टिब्रेट का हर्ट और ब्रेन, फिर कुकुरबिटा में टेंड्रिल्स और बोगेनविला में थॉर्न्स, ये हो गए होमोलॉजी के। फिर यहाँ पे आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स, फिर आपके फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन। और फिर उसके बाद लास्ट जो है आपका वो क्या हो जाएगा, पोटैटो में रूट स्टेम का मॉडिफिकेशन और स्वीट पोटैटो में आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन। ठीक है, सॉरी रूट का मॉडिफिकेशन, और पोटैटो में क्या हो गया आपका स्टेम का मॉडिफिकेशन। ठीक है, इतनी सी बातें क्लियर है। तो अब ये जो ऊपर एग्जांपल देखे अपन ने वर्टिब्रेट्स के बारे में, व्हेल, बैट, चीता, ह्यूमन, जिनमें अल्ना और रेडियस उनके फोर लिम्स में प्रेजेंट है, तो वो किस में फिट होंगे, तो वो फिट होंगे आपके डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, किस में फिट हो जाएंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में। अब इसको एक्चुअली एक्सप्लेन बेटर किया जा सकता है एग्जाम्पल से, जो कि सॉरी डायग्राम से, जो कि बुक में दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे कि मैंने कहा मैन का, देखो मैन, चीता, वेल, बैट दिए हुए हैं, मैन, चीता, वेल, बैट दिए हुए हैं यहाँ पे। और देखो उनके फोर लिम्स के स्ट्रक्चर यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, उनके फोर लिम्स के सारे स्ट्रक्चर। देखो ये मैन का फोर लिम है, ये चीता का फोर लिम, ये वेल का, फिर उसके बाद बैट का। ठीक है, इतने इनके फोर लिम्स नीचे दिए हुए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो होमोलॉगस स्ट्रक्चर है। यहाँ पे लिखा भी है, देखिए एग्जांपल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये हो गए आपके एनिमल्स में, बिल्कुल फोर लिम्स के स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम लग रहे हैं, होमोलॉगस, यानी कि स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन फंक्शन क्या है, सब में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, सब में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। फोर लिम्स के स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, तो इसे हम कहते हैं होमोलॉजी। और यहाँ पे लिखा भी है एग्जांपल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एनिमल्स के तो हमने देख लिए। ठीक है, अब देखते हैं अपन प्लांट्स में। जैसे कि मैंने कहा आपको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में बोगेनविला में होते हैं थॉर्न और कुकुरबिटा में होते हैं टेंड्रिल्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये भी है आपके होमोलॉगस ऑर्गन के एग्जांपल। ठीक है, स्ट्रक्चर तो सेम होगा, लेकिन फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये बोगेनविला में हो गए थॉर्न, और ये कुकुरबिटा में हो गया आपके ये टेंड्रिल्स। ठीक है, कुकुरबिटा में हो गया आपके टेंड्रिल्स और बोगेनविला में हो गया आपके थॉर्न्स। तो बिल्कुल क्लियर है। तो अब इसी में और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि हमने अभी तक डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट फिनिश कर लिया, तो यहाँ पे देखो अब जीन और प्रोटीन्स जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको भी हम कॉमन एंसेस्टरी में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, जीन्स एंड प्रोटीन्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन शोज कॉमन एंसेस्टरी। बिल्कुल ये लाइन लर्न होनी चाहिए, जैसे कि तैसे जीन्स एंड प्रोटीन्स
विच परफॉर्म्स द सिमिलर फंक्शन शोज कॉमन एंसेस्टरी। बिल्कुल लर्न हो गई ये लाइन। अब देखते हैं आगे नेचुरल सिलेक्शन। अब यहाँ तक हमने फिनिश किया। आपका एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल ने दिया था, और उसको रिजेक्ट करने वाला कौन था? कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने। ठीक है, बिल्कुल इतनी सी बातें क्लियर है। अब देखते हैं अपन नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन दिया था एक इंग्लैंड, देखो यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन दिया था आपके डार्विन ने। ठीक है, सिंपली नेचुरल सिलेक्शन पे काम किया आपके डार्विन ने। उसने कहा इंग्लैंड में जब 1850s का टाइम था, जब कोई भी इंडस्ट्रीज नहीं थी, उसने मौत का एग्जाम्पल लेके समझा है। इसने क्या किया? इंडस्ट्रियल मिलानिज्म का एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे। और बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज ऑन द 1850s सेंचुरी, एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज ऑन द 1920 सेंचुरी। ठीक है, तो देखते इसने आगे क्या कहा है। देखो इसने कहा लाइकेन जो है पोल्यूशन इंडिकेटर है। देखो यहाँ पे लाइकेन के बारे में बात की गई है। लाइकेन जो है वो पोल्यूशन इंडिकेटर, ये सीधा सीधा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका लाइकेन इज अ पोल्यूशन इंडिकेटर। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, लाइकेन इज अ पोल्यूशन इंडिकेटर, ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाएगा। और नीचे रीजन दिया जाएगा। ये हो गया आपका असर्शन। रीजन दिया जाएगा इट विल नॉट ग्रो इन अ पोल्यूटेड एरिया। ठीक है, इट विल नॉट ग्रो इन अ पोल्यूटेड एरिया। तो ये हो गई लाइकेन के बारे में बात। बिल्कुल जैसे कि तैसे आपको स्टेटमेंट लर्न करनी है। देखो नेचुरल सिलेक्शन तो हो गया, कहाँ पे किया गया था? इंग्लैंड में। कब? 1850s में। मौत का एग्जाम्पल लेके इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म समझाने की कोशिश की गई है। वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने डार्क लाइट। ठीक है, तो इससे मैं समझा दूंगा ऊपर वाला क्या चीज़ है। ठीक है, ऊपर वाली क्या चीज़ है? ये इंग्लैंड जो लिखा है, इंग्लैंड 1850s मौत वगैरह। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट से समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे जब मैं ये दो चीज़ें क्लियर करूँगा तो आपको सिंपली ये समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखो लाइकेन की स्टेटमेंट आपको लर्न ही करनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाएगा आपको एग्जाम में असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब देखते हैं अपन नो वेरिएशन इज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट। तो ये भी स्टेटमेंट डायरेक्टली मैंने एनसीईआरटी से लिख दिया, क्योंकि इसका भी पूछे जाने के काफ़ी सारे चांसेस है। ठीक है, तो इसके भी पूछे जाने के काफ़ी सारे चांसेस है। डायरेक्टली स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ सकता है नो वेरिएशन इज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट। ठीक है, तो आपको ये स्टेटमेंट सही है जैसे कि तैसे याद रखो। लाइकेन इज अ पोल्यूशन इंडिकेटर, इट विल नॉट ग्रो इन अ पोल्यूटेड एरिया। ठीक है, और नो वेरिएशन इज कम्प्लीटली वाइप्ड आउट। तो ये स्टेटमेंट आपको जैसे कि तैसे लर्न करनी है, ताकि ये आप स्टेटमेंट में अगर ये क्वेश्चन दिखे तो आप इसको आराम से सॉल्व कर पाओ। ठीक है, अब देखते हैं डार्क और लाइट। तो ये क्या है? देखो ये डार्क मॉथ है और ये लाइट मॉथ है। ठीक है, तो यहाँ पे डार्क मॉथ जो है 1920 के समय सर्वाइव किए। अब 1920 के समय पे ही डार्क मॉथ क्यों सर्वाइव किए, तो उसका रीज़न हम देखते हैं। देखो 1920 यानी कि जब इंडस्ट्रीज सेट हुई, बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेट हुई, तो उनसे क्या होने लगा? आपका धुआं निकलने लगा। तो यहाँ पे देखो एक पेड़ का ट्रंक समझ लो इसको। ठीक है, ट्री का ट्रंक समझ लो, जो कि पहले वाइट था। ठीक है, ये वाइट है, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज के गैसेस की वजह से, पोल्यूशन की वजह से ये डार्क होने लगा। और देखो यहाँ पर जो मौत थी, डार्क मौत, देखो इसे मान लो आप डार्क मौत। ठीक है, इसे मान लो डार्क मौत, और इसे मान लो आप वाइट मौत। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रेडेटर बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बैठा हुआ है एक प्रेडेटर, जो कि यहाँ पे मौत को खाने के लिए बैठा है। ठीक है, तो अब इंडस्ट्रीज के पोल्यूशन की वजह से यहाँ पर हो गई पूरी की पूरी ट्रंक क्या हो गई? ब्लैक हो गई। तो उसकी वजह से जो डार्क मौत थे, जो वो ट्रीज पे जाके बैठे, तो वहाँ पर तो कुछ दिखाई नहीं देने लगा। ठीक है, तो प्रेडेटर को डार्क मॉथ बिल्कुल भी नहीं दिखे, लेकिन वाइट मॉथ जो थे वो इजीली कलर की वजह से विजिबल हो गए। ठीक है, इजीली क्या हो गए? कलर की वजह से विजिबल हो गए, और वो आराम से उनको खा सकते थे। तो इसीलिए डार्क मॉथ सर्वाइव्ड इन 1920 सेंचुरी, दैट इज आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं लाइट मॉथ की क्या कैसे। तो लाइट मॉथ जो थे वो सर्वाइव कर गए बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, दैट इज ऑन 1850। तो अभी समझ लो ये इंडस्ट्रीज वगैरह सब गायब है, और ये जो ट्री का ट्रंक है पूरा वाइट है। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो वाइट मॉथ नहीं दिखेंगे प्रेडेटर को, तो उस समय पे क्या हो जाएगा? वाइट मॉथ सर्वाइव कर जाएंगे, दैट इज ऑन 1850 बिफोर द टाइम ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यहाँ पे लिखा भी है कि सर्वाइव्ड, लाइट मॉथ सर्वाइव्ड। ठीक है,
और डार्क मॉथ जो है वो क्लियरली विजिबल हो जाएंगे और प्रेडेटर उनको क्या कर लेंगे, खा लेंगे। बिल्कुल इतनी सी बात कही गई थी यही ऊपर वाले लाइन में। इंग्लैंड 1850s मॉथ, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन इंग्लैंड के 1850s मॉथ के बारे में है सारी की सारी कहानी नेचुरल सिलेक्शन की, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल की तरह समझा गया है, ठीक है, मौत को लेके। बिल्कुल यही बात क्लियर है। चलो अब देखते हैं आगे, व्हाट इज अडेप्टिव रेडिएशन। तो अब देखते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। तो देखो सबसे पहले अडेप्टिव रेडिएशन में डार्विन जो था वो गैलापागोस आइलैंड पे गया। वहाँ पे उसने क्या किया, वहाँ पे उसने कुछ स्मॉल ब्लैक बर्ड्स देखे, ठीक है, वहाँ पे उसने कुछ स्मॉल ब्लैक बर्ड्स देखे जिनको उसने कहा डार्विन फिंचेस, ठीक है। पहले क्या हुआ, डार्विन गया गैलापागोस आइलैंड पे, फिर वहाँ पे उसने स्मॉल ब्लैक बर्ड्स देखे जिनको उसने कहा डार्विन फिंचेस। अब यहाँ पे अडेप्टिव रेडिएशन की डेफिनेशन दी हुई है जो कि हम जैसे तैसे लर्न कर लेते हैं, ठीक है, एकदम लाइन टू लाइन लर्न कर लेंगे तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं होने की, ठीक है। This is a process of evolution of different species in a given geographical area. देखो, a process of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and literally radiating to other areas of geography is called adaptive radiation. तो यहाँ पे आप कुछ समझ तो नहीं सकते, यहाँ पे डायरेक्टली लर्न कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि मार्क ना कटे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन पूछी जाएगी एग्जाम में, तो हम डायरेक्टली इसको अगर लर्न कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। देखो अब अडेप्टिव रेडिएशन के एग्जाम्पल जो है, पहला तो हो जाएगा आपका डार्विन फिंचेस, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और उसके बाद हो जाएंगे आपके प्लेसेंटल मैमल्स। एक बार फिर से डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स और प्लेसेंटल मैमल्स। अगर अडेप्टिव रेडिएशन एक से ज़्यादा टाइम हो रहा है, यानी कि मोर देन वन टाइम अगर अडेप्टिव रेडिएशन ऑक्योर हो रहा है तो उसे कहा जाता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एकदम क्लियर है, अगर मोर देन वन टाइम अडेप्टिव रेडिएशन हो रहा है तो उसे कहा जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब देखते हैं अपन बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। तो इसमें अपन बात करने वाले पूरी तरीके से नेचुरल सिलेक्शन की। तो नेचुरल, तो बस रिप्रोडक्टिव फिटनेस की यहाँ पे बात की है। तो देखो डार्विन के दो की पॉइंट्स थे तो आपको वो ध्यान में रखना है। डार्विन 2 की कंसेप्ट, एक हो जाएगा ब्रांचिंग डिसेंट और दूसरा नेचुरल सिलेक्शन। एक बार फिर से डार्विन के दो की पॉइंट्स है, एक हो जाएगा आपका ब्रांचिंग डिसेंट और एक हो जाएगा आपका नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे लेमार्क का भी नाम है। तो लेमार्क ने एक थ्योरी दी थी, उसने कहा था यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन पे मैं एक थ्योरी दूंगा, तो उसने वो दे भी दी। तो देखो एडाप्शन बाय जिराफ्स, इस तो ये थ्योरी थी एडाप्शन बाय जिराफ्स। देखो कि अब अगर जब आप ट्रीज को देखते हो, पहले हर्ब्स और श्रब्स थे तो जिराफ आसानी से क्या कर रहे थे, उनको खा रहे थे। सुबह सुबह जिराफ की जो नेक थी, बहुत हमने देखा है जिराफ की नेक जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। सब पहले जो था इवोल्यूशन से पहले, तो इवोल्यूशन आने से पहले जिराफ में उनकी नेक जो थी उतनी लॉन्ग नहीं हुआ करती थी, तो वो आराम से बाकी जो अपने एनिमल्स हैं उनके तरह नीचे की घास खाते थे। लेकिन अब क्या होने लगा, नीचे की घास ये होने लगी, ख़त्म होने लगी, और उसके बाद उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिलने लगा। तो वहाँ पे उन्होंने इवोल्यूशन किया उनके नेक में, उन्होंने उनके नेक को लॉन्ग लॉन्ग किया ताकि जो ट्रीज़ है उन तक उनकी नेक पहुँच पाए और वहाँ से वो आराम से जो लीफ है उनको खा सके। तो इस तरीके का एडॉप्शन के बारे में लैमार्क ने उसकी थ्योरी दी थी। तो यहाँ पर एक और पॉइंट है, डार्विन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डार्विन इन्फ्लुएंस हुए थे आपके थॉमस मैल्थस से, ठीक है। तो आपके डार्विन इन्फ्लुएंस किससे हुए थे, तो थॉमस मैल्थस से हुआ था। तो ये हुआ आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन खत्म। तो गाइज ये था आपका पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हम सारे जो बच्चे टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, सारे डायग्राम्स कवर करेंगे और एकदम बढ़िया तरीके से इवोल्यूशन के रिवीजन को ख़त्म करेंगे।